नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बात सेहत की में, जिसमें हम बात करते हैं आपकी, हमारी, हम सबकी सेहत से जुड़े हुए मुद्दों पर। आज इस कार्यक्रम में बात होगी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, जो खुद तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कई जानलेवा बीमारियों की जनक जरूर है। तकरीबन 24% वयस्कों में और 44% 60 साल से ऊपर की उम्र वालों में ये विकार मौजूद हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कोई खास लक्षण तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मरीज को गंभीर स्थिति में पहुंचा सकता है। कैसे, जानेंगे आज। अब भाई, बिना लक्षणों के कैसे पहचाने कि हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं या होने वाले हैं? क्योंकि लोगों को जब तक कोई तकलीफ ही नहीं होगी, इस बारे में जानकारी ही नहीं होगी, तो इसके कारकों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? कंट्रोल कर लेंगे तो संभवतः हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क भी कम किया जा सकेगा। लेकिन मामला गंभीर हो चुका है, पता कैसे लगे? कब डॉक्टर से परामर्श ले, क्या करे क्या नहीं, क्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसके कारण, इसके लक्षण, इसके उपचार और कैसे बचे इससे, आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आसान भाषा में समझाए तो बेली फैट, जिसे लोग गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि हमारे आसपास हर दूसरा शख्स मोटा पेट लिए हुए है। ऐसे में कैसे पता लगे कि ऊपर से तो स्वस्थ दिखने वाले लोग क्या अंदरूनी तौर पर भी सेहतमंद है? क्या आपका मेटाबॉलिज्म, आपका ऊर्जा पैदा करने वाला सिस्टम, आपके शरीर का इंजन खराब तो नहीं चल रहा? कहीं किसी दिन अचानक बैठ तो नहीं जाएगा? कहीं आप तेजी से डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक की दिशा में तो नहीं जा रहे? कहीं आपके भी मन में ये सवाल तो नहीं आते कि डॉक्टर साहब, मैं तो जांच करा के फंस गया, चिंता में डाल दिया आपने तो, कोई दवाई बताइए ना। कैसे इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम के छिपे दुश्मन को कंट्रोल किया जाए? कैसे इससे बचा जाए? क्या करें यदि जांच में ऐसा कुछ निकल आए? और क्या करें क्या ना करें, बहुत सारे सवाल अगर आपके भी मन में चल रहे हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़े आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनुज माहेश्वरी। सबसे पहले डॉक्टर अनुज, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर अनुज, सबसे पहले मैं आपसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में ही जानना चाहूँगी। ये क्या है और इसके बारे में कैसे पता चले? मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, ये कई सारी बीमारियों का एक समूह है। और ख़ास तौर से जब उन बीमारियों के कारक या उन बीमारियों को पैदा करने वाले कारण सारे एक साथ मिलते हैं तो हम उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इसके अंदर डायबिटीज़, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इन चीज़ों में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, जो कि दो ऐसी बीमारियां हैं जो कि मनुष्य के लिए बहुत घातक होती हैं, ख़ास तौर से उसकी आयु को कम कर देती हैं। कॉम्प्लिकेशंस उसके ऐसे होते हैं जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब हो जाती है। और बड़ी इम्पॉर्टेंट और समझने वाली बात यह है कि ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारियों की शुरुआत इनके डिटेक्ट होने के 15 साल पहले हो जाती है। यानी आज अगर हमें डायबिटीज़ हो रही है तो इसकी शुरुआत 15 साल पहले हुई। अब हम इसे 15 साल वापस इतिहास में जाके कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल होता है। इसलिए आजकल हम लोग कहते हैं कि सभी बच्चों को टीनेजर से, बल्कि बचपन से ही अपने जीवन में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते रहना चाहिए। यहाँ तक कि गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं मधुमेह की प्रभावित हो जाती हैं या जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है, उन लोगों को भी हम ये कहते हैं कि आप इसको नियंत्रित रखिए, अपेक्षित मात्रा में नियंत्रित रखिए, जिससे आपके होने वाले बच्चों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या ना होने पाए। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि डायबिटीज़, मोटापा, अनियंत्रित कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, अब हमारे आसपास ऐसे, हमारे ही परिवार की अगर हम बात कर ले, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो इन तमाम चीज़ों से जूझ रहे हैं, इन तमाम बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ भी ले रहे हैं, डॉक्टर से लगातार टच में भी है, परामर्श भी लेते रहते हैं। ऐसे में लोगों को कब पता लगे कि अब उनकी सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है, जानलेवा साबित होने वाली है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि डायबिटीज़ के पहले एक स्टेज होती है प्री डायबिटीज़, और
एक स्टेज होती है ग्लूकोज इंटॉलरेंस। प्री डायबिटीज़ वो स्टेज होती है जहाँ से अगर हम बीमारी को पकड़ लें तो हम वापस लौट सकते हैं। जितने भी लोग जिनके परिवार में कोई भी व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है, वो अगर वजन उनका बढ़ रहा है तो उन्हें अपने ग्लूकोज लेवल को चेक कराना चाहिए, अपने खून में ग्लूकोज लेवल को चेक कराना चाहिए। इसके अलावा जो लोग इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जद में आने लगते हैं, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ने लगता है। और याद रखिए, ये ट्राइग्लिसराइड लेवल, ग्लूकोज का बढ़ना, ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनके जीवन में फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम की कमी होती है। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं या जो लोग खाने पीने में बहुत ही अनियंत्रित होते हैं और वजन को बढ़ने से नहीं रोक पाते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने ये टेस्ट कराने चाहिए। और अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आए तो डॉक्टर से मिल करके उसका उपाय ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है जहां से हम वापस लौट सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपको पता लगे, कोई देरी नहीं बरतनी चाहिए, जल्द से जल्द इसके ट्रीटमेंट की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर साहब, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और बेली फैट, इनके बीच में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? क्या ये एक होते हैं या इनमें कुछ फ़र्क है, या ये शुरुआती लक्षण माना जाए बेली फैट का मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ? यस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जब शुरू होता है तो उसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ डिजीजेस। एक बीमारी होती है तो हम उसको उस नाम से बुलाते हैं। जब कई सारी बीमारियां एक साथ होती हैं तो हम उसे सिंड्रोम कहते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर, जैसा आपने स्वयं बताया अभी, कि डायबिटीज़, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या डिसलिपिडीमिया जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। डिसलिपिडीमिया में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आ जाता है, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल भी आ जाता है, और दूसरी तरीके के कोलेस्ट्रॉल, जो भारत में ज़्यादातर जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो कम हो जाता है। तो ये भी डिसलिपिडीमिया का एक फीचर होता है। तो ये ग्रुप ऑफ डिजीजेज है। तो जाहिर है कि जब हम ग्रुप ऑफ डिजीजेज की तरफ पहुँचे, उससे पहले ही जब शुरुआत हो तभी उसको पकड़ करके इस ग्रुप ऑफ डिजीजेज में एंटर करने से रुक जाएं। और ऐसे में मोटा पेट आपका होता जा रहा है, कमर के आसपास आपकी चर्बी बढ़ती जा रही है, कैसे आखिरकार हम डायग्नोज करना शुरू करें, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें कि कहीं ये जो मोटा पेट दिखाई देना शुरू हो चुका है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की शुरुआत तो नहीं? भारतीय लोगों के अंदर ये एक विशेष प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक होती है, खासतौर से सभी एशियन इंडियंस में, कि उनके शरीर में जो वजन बढ़ता है या उनके शरीर में जो मोटापा आता है वो केवल कमर के चारों तरफ आता है और बाकी शरीर पतला ही रह जाता है। जबकि पश्चिमी देशों में मोटापा पूरे शरीर में आता है। तो दो तरह का फैट होता है हमारे शरीर में, एक सबक्यूटेनियस फैट और दूसरा विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट अगर बढ़ता है तो वो उतना नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन विसरल फैट अगर बढ़ता है तो वो इस बात का संकेत होता है कि हमारी धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है, हमारी धमनियां सक्रिय होती जा रही हैं, और हमें इसको अगर रोकना है तो विसरल फैट को हटाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ज़्यादातर भारतीय लोगों में अक्सर देखा गया है कि पेट मोटा है लेकिन बाकी हाथ पैर पतले हैं, और पेट के ऊपर जो चर्बी होती है सिर्फ भारतीय में नहीं, अन्य एशियन लोगों में भी मिलती है। अगर आप जापान में भी जाएं तो वहाँ भी लोगों के पेट पे थोड़ा सा फैट जमा होता है, बाकी शरीर पतला दुबला होता है। तो ये एक हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। इस कैरेक्टरिस्टिक को विजय प्राप्त करने के लिए हमें एक्स्ट्रा उपाय करने पड़ेंगे, और हमें इसके लिए ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे पेट के चारों तरफ चर्बी ना जमा हो, चाहे हम उसको एक्सरसाइज करके, योगा करके, और कुछ भी और दूसरे तरीके से दौड़ करके, जॉगिंग करके, रस्सी कूद करके इसको कम कर सकते हैं। लेकिन समस्या की बात तो ये है ना डॉक्टर साहब कि लोगों को ये सीरियस कंडीशन लगती ही नहीं है। उनको तो ये लगता है कि मोटा पेट है, क्या बड़ी बात है, हर दूसरे व्यक्ति का मोटा पेट नज़र आ ही जाता है हमें हमारे आसपास। जब तक लोगों को लगेगा नहीं कि ये भी एक बीमारी या बीमारी की शुरुआत है, तब तक लोग चिंतित नहीं होते, तब तक लोग उसकी तरफ, उसके ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और हमारे देश में अभी 15-20 साल पहले तक तो ये संपन्नता का सूचक माना जाता था कि जिसका पेट बड़ा होता था उसको मानते थे काफी संपन्न है और काफी तंदुरुस्त है। अभी भी अगर किसी का 1 किलो या 2 किलो, यस,
अगर किसी का 1-2 किलो वजन कम हो जाता है तो वो कहता है डॉक्टर साहब कमज़ोर हो रहे हैं, देखिए हमारी कमज़ोरी की दवा करिए, हम बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। जबकि वजन कम होने से इंसान कमज़ोर नहीं होता, मजबूत होता है। वजन अधिक होने से कमज़ोर होता है जब उसके दिल को एक अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, उसके गुर्दे को अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, और उसके अन्य अंगों को अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना पड़ता है, तो उस समय हम लोगों का शरीर कमज़ोर होता है। पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग शारीरिक श्रम बहुत करते थे तो ये सारा फैट डिपॉजिट नहीं होता था। अब हम लोगों ने अपने आराम के और अपने बहुत सारे ऐसे ऐशो आराम के साधन जुटा लिए हैं, जैसे हम लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता, हम लोगों को अपने घर में भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, कपड़े नहीं धोने पड़ते, बर्तन नहीं साफ़ करने पड़ते, और तमाम सारी चीज़ें हमने अपने आराम की ऐसी जुटा रखी हैं कि जिसकी वजह से शारीरिक श्रम बहुत निचले स्तर पे आ गया है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हमारे देश के लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम को उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में डॉक्टर अनुज, एसी में रहना, आपके घर में एसी होता है, दफ्तर जाते हैं आपकी गाड़ी में एसी होता है, दफ्तर में तो एसी है ही है। इसके अलावा फास्ट फूड खाना आज की तारीख में ये जो एक ट्रेंड सा चल निकला है, ये किस हद तक मेटाबॉलिक सिंड्रोम को इनवाइट करता हुआ, आमंत्रित करता हुआ, और लोगों को कैसे समझ में आए कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और लोग इससे कैसे बच सकते हैं? जी, उससे बचने का सबसे ज़रूरी तरीका ये है कि सबसे पहले तो वो अपने खान पान पे नियंत्रण रखें, अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को नियंत्रित करें। हम सारे भारतीय लोग 80 से 90% भोजन की कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, जिसकी मात्रा 45 से 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि टोटल थाली में आधा कार्बोहाइड्रेट और आधा प्रोटीन और वसा से आना चाहिए, और जो आधा कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है उसमें भी आधे से ज़्यादा सब्जियां और फलों से आना चाहिए। लेकिन हम लोगों के घरों में सब्जी और फल का कंजम्पशन बहुत कम होता है। सुबह ब्रेकफास्ट जो होता है, नाश्ता सबसे बड़ा मील होना चाहिए, लेकिन नाश्ता हम लोग बहुत थोड़ा सा करके निकल जाते हैं, और सबसे ज़्यादा हम लोग रात में खाते हैं जब वापस आते हैं। रात का खाना सबसे कम होना चाहिए, और रात में वो भी 5 या 6 बजे के पहले होना चाहिए। पुराने समय में, हमारे पूर्वजों के समय में ऐसा ही होता था, हम लोग सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते थे, जिसके वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होता था, जिसके पहले से इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता था। क्या होता है कि रात में जब 6 बजे के बाद हमारे शरीर की कोशिकाएं हमारे शरीर की टूट फूट को रिपेयर करती हैं, तो उस समय उनको आराम की ज़रूरत होती है। अगर हम उस समय भोजन करके और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं, तो हमारे शरीर की उन कोशिकाओं को जिनको उस समय आराम मिलना चाहिए, उन्हें आराम नहीं मिल पाता, और जिसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, और जो कुछ भी हम खाते हैं वो सारा स्टोरेज में चला जाता है। तो और दूसरी तरफ हम शारीरिक श्रम नहीं करते। पुराने समय में लोग पैदल चलते थे, एक घर में साइकिल से लोग चलते थे, पूरे मोहल्ले में किसी एक के पास कार होती थी, अभी एक घर में 3 कारें होती हैं। पुराने समय में लोग गांव के गांव पैदल चले जाते थे। अब आजकल वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई। अब सब चीज़ों के लिए अच्छे और एयर कंडीशन साधन हैं, यहाँ तक कि घर में भी बैठते हुए हमें विटामिन डी की भी कमी होने लगी है, क्योंकि लोग धूप में जाते ही नहीं हैं, लोग घर के अंदर ही बैठते हैं, छांव में बैठे रहते हैं, तो विटामिन डी भी अब सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बढ़ने का। तो अगर हम इन चीज़ों को प्राकृतिक रूप से सही कर पाएं, तो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बहुत आराम से बच सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, कि हम लोग प्रकृति के अगेंस्ट चलने लगे। हम लोग रात में 12-1 बजे तक बड़ी हैवी लाइट्स और तेज स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, और जो कि हमारी नींद को खत्म कर देता है, हमें अनिद्रा की तरफ ले जा रहा है, और अनिद्रा होने से भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। अगर रात में आपको नींद नहीं आती तो आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ता है, स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम होती है, खर्राटे ज़्यादा आते हैं, और खर्राटे आने से हार्ट की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर हमें इन सब चीज़ों को सही करना है, तो हमें अपना जीवन जीने की जो पद्धति है उसे बदलना पड़ेगा। रात में समय से सोना पड़ेगा, रात में 6 बजे के बाद ना खाएं, इस तरह की अपना लाइफ स्टाइल को डेवलप करना पड़ेगा। सुबह 9 बजे तक हम नाश्ता कर लें, और नाश्ता हमारा आज की तारीख में लाइफ स्टाइल हो चुका है, जिस तरह का हमारा टाइम शेड्यूल हो चुका है, ये कितना प्रैक्टिकल नजर आता है? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय लोगों के सामने। जी,
ये इसलिए प्रैक्टिकल नज़र नहीं आता कि कभी हम इस तरह का करने की सोचते नहीं हैं, हम कभी ऐसा चाहते नहीं हैं। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि हमारे लिए ये करना ज़रूरी है, और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो चाहेगा कि उसको हार्ट अटैक हो जाए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहेगा कि उसको गुर्दे की प्रॉब्लम हो या उसको डायबिटीज इतनी ज्यादा हो जाए कि उसके पैर काटने पड़े, कोई भी नहीं चाहता। अगर उसके बदले में आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा पैदल चलिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, रात में खाना जल्दी खा लीजिए और अपने खाने में नियंत्रित मात्रा में भोजन कंटेंट का ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित रखिए और दूसरी चीज़ों का उपयुक्त समावेश करिए, तो उसमें क्या गलत है? थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और इसको आराम से किया जा सकता है। आज से 20 साल पहले अगर किसी को कहा जाए कि रात में 2 बजे तक काम करना है तो लोगों को पसीना आ जाता था, लेकिन अब हम लोग 2 बजे तक काम करते हैं। तो हम अपने जीवन पद्धति को उस तरीके से बदल लेते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए नुकसानदायक है, उस दिन हम बदल लेंगे। और हम लोगों ने, कई लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। मैं उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने शाम को 6 बजे के पहले अपना डिनर करना शुरू कर दिया है। मैं 6 बजे के बाद डिनर नहीं करता, 6 बजे डिनर करके घर पे मरीज देखने जाता हूँ। बेहतरीन और प्रेरणादायी भी। लोगों को ये चीज़ अब सीखनी पड़ेगी अगर उन्हें इन बीमारियों से बचना है, अपने जीवन को बचाना है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेशक कोई बीमारी ना हो, लेकिन जानलेवा बीमारियों की तरफ आपको धकेल जरूर देता है। ऐसे में डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर अब तक मुझे ये समझ में आया है कि ये तमाम चीज़ें करने के लिए आपको प्रॉपर नींद भी लेनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से और जो तमाम डिस्ट्रैक्शंस हमारे मोबाइल में होते हैं उनकी वजह से ये पॉसिबल होता हुआ दिखाई देता नहीं है। ऐसे में लोगों को कितने ध्यान इस तरफ देने की आवश्यकता कि कम से कम वो प्रॉपर नींद ले, ताकि वो रेगुलरली प्रॉपर टाइम से उठ सके, व्यायाम कर सके, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सके। देखिए, सोशल मीडिया के लिए टाइम फिक्स किया जा सकता है। पूरे 24 घंटे सोशल मीडिया को देखते रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि ज़्यादा देखना ज़रूरी है तो 2-2 घंटे दिन में 3 बार का टाइम फिक्स कर दीजिए। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम को। उसको 24 आवर्स रखने की कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है। और अगर सब लोग अगर ऐसा करेंगे तो ये पद्धति इसी प्रकार से डेवलप हो भी जाएगी। और इसी तरीके से जो टेलीविज़न का तेज़ स्क्रीन होता है, तेज़ लाइट वाला स्क्रीन होता है, 24 घंटे तो कोई भी टेलीविज़न नहीं देखता। जब आपका मनपसंद कार्यक्रम आने वाला हो उस वक्त के लिए आप उसे देखिए। और अब तो ऐसी सुविधा भी है कि आप उस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके अपने मनपसंद समय पे दोबारा देख सकते हैं। तो इतनी सुविधाएं हमें टेक्नोलॉजी ने दी हैं, विज्ञान ने दी हैं कि उसके वजह से हम बहुत सारे वो काम कर सकते हैं जो कि हम पहले कभी सोच भी नहीं पाते थे। तो उन सुविधाओं का लाभ उठाएं और उन सुविधाओं का लाभ उठा करके अपने जीवन को व्यवस्थित करें। ऐसे में डॉक्टर अनुज, अगर हम खासतौर पर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो लोगों के मन में एक भय रहता है कि कोलेस्ट्रॉल हाई ना हो जाए। लेकिन कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के होते हैं। एक, कोलेस्ट्रॉल होना बॉडी के अंदर आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी है। ज़रा इसके बारे में बताइए। जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। लोगों के अंदर अक्सर ऐसा भ्रम रहता है और कई बार ये भी देखा गया है कि जब वो डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल की दवाई लिखी जाती है और 2-3 महीने बाद वो अपने आप उसको बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि कहीं उनका अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम ना हो जाए। यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम भारतीय लोग कोलेस्ट्रॉल के मामले में भी बाकी विश्व के और दूसरे लोगों से थोड़ा सा भिन्न है। भिन्न इस मामले में है कि हम लोगों का जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो पहले से ही कम मात्रा में होता है और हाई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। ये हमारी एक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है कि गुड कोलेस्ट्रॉल कम मिलता है और बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, जिसको एलडीएल कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे एचडीएल कहते हैं, वो कम मात्रा में होता है। अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जिससे ये 100% सुनिश्चित किया जा सके कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। फिर मैं यही कहूँगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है, वो है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करेंगे तो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली हैं और ट्राइग्लिसराइड भी जितना दवाइयों से कम होता है उससे ज़्यादा वो एक्सरसाइज से कम होता है। तो अगर हम लोग आधा घंटा या 45 मिनट ऐसा निकाल लें पूरे 24 घंटे में, जो कि हम सिर्फ अपने लिए दें और उस समय में एक्सरसाइज करें, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित कर सकते हैं
और यदि कोलेस्ट्रॉल फिर भी अनियंत्रित हो रहा है तो उसमें डॉक्टर से पूछ करके अगर उसे ऐसा लगता है कि हमें दवा की ज़रूरत है तो उससे दवा की बात की जा सकती है। पर अदरवाइज हमारे लिए ये सारे माध्यम कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में बड़े कारगर साबित होते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई कोलेस्ट्रॉल की। अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स को लेकर बहुत लोग डरे हुए रहते हैं। प्रोडक्ट्स भी ढूंढेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि भाई जो फैट्स की परसेंटेज है वो 0 फैट परसेंटेज होना चाहिए। ऐसे में अच्छे फैट्स भी तो डाइट में शामिल करना उतना ही ज़रूरी है। सर, इस बारे में बताएं। जी जी बिल्कुल। इस बारे में शुरुआत में इस बात से करना चाहूँगा कि आंखें बंद करने से समस्या चली नहीं जाती। Exactly. अगर हम टेस्ट नहीं कराएंगे तो हम ऐसा नहीं है कि हम बीमारी से बच जाएंगे। बीमारी तो आएगी, वो तब हमें पता चलेगी जब वो बहुत भीषण रूप में पहुंच जाएगी। तो बेहतर है कि हम उसको जल्दी से जल्दी पिक करने के लिए समय समय पर अपने टेस्ट कराते रहें। अब यहाँ पे फैट की बात आती है तो यूजुअली हमें जो टोटल फैट का कंटेंट जो रिकमेंडेड है वो भोजन में 30%, 27 से 30% तक का फैट रिकमेंडेड है जो हम भोजन में ले सकते हैं, जिसका 7% सैचुरेटेड फैट होना चाहिए और बाकी का 20% में अनसैचुरेटेड फैट आता है। सैचुरेटेड फैट में क्या आता है, जैसे सैचुरेटेड फैट में मक्खन है, मलाई है, दूध, डेयरी प्रोडक्ट से मिलने वाला फैट है और जो हमारे देसी घी है, ये सब सैचुरेटेड फैट में आता है। अनसैचुरेटेड फैट में फिर दो प्रकार का होता है, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट वो होता है जो ऑलिव ऑयल में मिलता है या साथ में जो जितने भी मेवे होते हैं उन मेवों के अंदर जो तेल होता है जैसे बादाम का तेल, वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट है जो कि जैसे सूरजमुखी का तेल है, जैसे मूंगफली का तेल है जो हम अपने किचन में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट में आता है। जैसे सरसों का तेल है और जो इस तरीके के तेल होते हैं। तो ये सारे ऑयल्स को नियंत्रित और संतुलित मात्रा में इस्तेमाल लेना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने पूरे दिन भर में जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, जाते जाते क्या कहेंगे आप तमाम दर्शकों से, कैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को पहचाने, कैसे इससे बचें, कैसे इससे दूर रहे? मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोकने की शुरुआत हमें गर्भावस्था से करनी होती है। गर्भावस्था में अपनी माताओं का ग्लूकोज लेवल किसी हालत में बढ़ने ना पाए, प्रत्येक गर्भवती महिला का ग्लूकोज लेवल चेक किया जाए समय समय पर, हर सप्ताह या 2-2 सप्ताह पे चेक करें। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये कि हमें चाइल्डहुड ओबेसिटी से बचना है। आपने देखा होगा आजकल के जो बच्चे होते हैं 7वें 8वें क्लास में पहुंचते ही वो खूब मोटे हो जाते हैं। उनको वेट गेन करने से रोकना है अगर हमें आने वाले समय में अपने देश को डायबिटीज के जनसंख्या विस्फोट से बचाना है। क्योंकि आने वाले समय में अगर हमने ये नहीं किया तो आज हमारे देश में 72% पॉपुलेशन 40 वर्ष से कम के लोगों की है और ये वो 72% जो कि आगे डायबिटिक बचा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुज माहेश्वरी, आपने समय निकाला ये चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम को लेकर सतर्क रहे, सजग रहे, नियमित व्यायाम करते रहे। अब आप सोचेंगे कि बात बात पर हर बीमारी में व्यायाम की, वजन कम करने की सलाह बीच में आ ही जाती है, लेकिन क्या करूं, ये दो बातें आपकी बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का शर्तीय समाधान भी है। विश्वास ना हो तो जरा करके देख लीजिए। चलिए, इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।